बचाओ समाज बचाओ कार्यक्रम में आप आए हुए हंसी से, आप राष्ट्रीय कलाकार हैं, डिक्शनरी कलाकार हैं, तो क्या कहेंगे संविधान बचाने की क्या जरूरत पड़ गई इसे? सबसे पहले तो मैं आपका जो MKB चैनल है, मैं इसका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आजकल जो मीडिया है ना, जो प्रोफेशनल मीडिया है वो बिकाऊ हो चुकी है। जो अपने आप को बड़ी मीडिया बोलते हैं, लेकिन उनसे छोटी मीडिया मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, क्योंकि आज विशेष पार्टी विशेष दलों के लिए वो लोग काम करने का काम करते हैं और गरीब की आवाज को हमेशा दबाने का काम करते हैं। लेकिन आप बहुजन समाज के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, जो आज का ये एजेंडा है संविधान बचाओ समाज बचाओ, क्योंकि ये टाइटल बहुत अच्छा, भाई अनिल लंगा जी का मैं धन्यवाद करता हूं जिसने इतना अच्छा टाइटल हमें दिया है कि समाज बचाओ और जो है ना समाज बचाओ और संविधान बचाओ। तो संविधान बचेगा तो समाज बचेगा और समाज बचेगा तो संविधान बचेगा। ये दोनों चीज एक दूसरे से तालमेल खाती है, क्योंकि पूरक है। क्योंकि समाज जब तक जिंदा है, जब तक संविधान जिंदा है, और संविधान जब तक जिंदा है, जब तक समाज के लोग जिंदा, बुलंद लोग जिंदा है। तो इसलिए ये समाज संविधान बचाने की इस मुहिम को लेकर के चल पड़ा है, क्योंकि संविधान आज नाम मात्र संविधान बचा है। संविधान तो तरफ रहा है, संविधान है कहाँ? चंद चालाक लोग इस देश पे राज कर रहे हैं। दो विक्रेता हैं, दो क्रेता है, दो बेचने वाले हैं, दो खरीदने वाले हैं, और वो चारों के चारों लोग गुजरात से हैं। और गुजरात के लोगों ने पूरे देश को, हम लोगों को पागल बना के रखा है और मीठी मीठी बात करते हैं, मन की बात, फलाम बात, ढिमका बात, ये बात, और तरह तरह के प्रलोभन दे करके हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जबकि संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, संविधान जो बाबा साहब ने हमें दिया है, संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी एक पुस्तक है जिसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि संविधान के अंदर हमारे सारे अधिकार हैं। हमारे घर में रामायण ना हो तो काम चल जाएगा, हमारे घर में महाभारत ना हो काम चल जाएगा, सत्याग्रह प्रकाश हो ना काम चल जाएगा। लेकिन संविधान जिसके घर में नहीं है और जिसके बच्चे संविधान नहीं पढ़ते, जिसको एक्टों का ज्ञान नहीं है, वो फिर मैं समझता हूँ कि बाबा साहब की औलाद नहीं है, वो महामूर्ख लोग हैं। सर अभी हम जब देख रहे हैं तो जब से पिछले 10 साल से भारत में ना भागवत कथावाचकों की एक भीड़ बढ़ गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश के अंदर दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, जो विचारधारा महापुरुषों को लेकर के चली है। इस देश में हजारों साल से हमारे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने क्रांति का आगाज किया। तथागत बुद्ध हुए, ज्योतिबा फूले हुए, संत गाड़गे, जितने भी हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने आगाज किया इस देश को समझाने का, और तथागत बुद्ध ने विज्ञान की तरफ ले जाने का। विज्ञान से प्रगति होती है। तथागत बुद्ध भारत में पैदा हुए, और जिस जिस देश ने तथागत बुद्ध को माना, तथागत बौद्ध धर्म को माना, उस देश आज वो देश प्रोग्रेस पे है। आप देखते हैं जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, या फिर अमेरिका है। आज वहां के लोग डेवलपमेंट करते हैं क्योंकि वो तथागत बुद्ध को मानते हैं। और हमारे देश में कुछ नालायक लोग, जो पाखंडी लोग हैं, जो हिंदू धर्म का नाम लेते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू, हमारे मुंडन समाज के लोगों ने कहा था ये काफर लोग हैं, ये नीच लोग हैं। हिंदू एक गाली शब्द था, उर्दू का शब्द गाली शब्द था। और हिंदू जो अंग्रेज लोगों ने कहा था, ये सिंधु नदी से कुछ लोग बाहर से लोग आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कुछ विशेष जातियों के लोग जो दूसरे देशों से हमारे बीच में आए थे। हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश का जाट भी मूल निवासी है, धोबी, नाई, मनियार, सुनार। क्योंकि इस देश में ब्राह्मण ने हमें 4 भागों में बांटा है। कहता है कि प्रथम जो भाग है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा की भुजाओं से ठाकुर पैदा हुआ, ब्रह्मा की नाभि से बनिया पैदा हुआ, ब्रह्मा के पांव से शूद्र पैदा हुआ। ये उन लोगों का आकलन है। जबकि इस देश और दुनिया के जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिफिक लॉजिक जो लॉजिक है, जो दुनिया के डॉक्टर, उन्होंने कहा नर और मादा के संभोग के बगैर, चाहे वो जीव किसी भी रूप में है, उनके संभोग के बगैर जीव की उत्पत्ति नहीं होती। और इसकी प्रक्रिया पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है कि भोग विलास जो होता है, उससे जीव की उत्पत्ति होती है। जीव चाहे नर है चाहे मादा है, उन दोनों के मिश्रण से बच्चा पैदा होता है, और बच्चे पैदा होने की एक ही क्रिया है। लेकिन इन लोगों ने उसको भी झुठला दिया। इन्होंने क्या कहा है सर? ये कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा की भुजाओं से जो है ठाकुर पैदा हुआ, और ब्रह्मा की नाभि से बनिया पैदा हुआ, ब्रह्मा के पांव से शूद्र पैदा हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि बच्चादानी के बगैर बच्चा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ब्रह्मा तो बड़ा कमाल का व्यक्ति था भाई। ब्रह्मा के मुख में बच्चादानी, ब्रह्मा की भुजाओं में बच्चादानी, ब्रह्मा की नाभि में बच्चादानी, और ब्रह्मा के पांव में बच्चादानी। ये कहाँ का तर्क? ये कोई तर्क विशेष नहीं है। तर्क की कसौटी में लोग खड़े नहीं उतरते, ना कभी ये फाइट करते। तर्क पे फाइट नहीं करेंगे, विचारों में फाइट नहीं करेंगे, हमेशा धोखा करते हैं। जिस तरह से सांप होता है ना, सांप चूहे के बिल पे कब्जा करके उसमें उसके अंदर घुस जाता है, तो इसी तरह से चंद चाल
चालाक लोग हमारे देश में आकर के हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के भाईचारे को खराब करके आज ये कुंडली मार के बैठे हैं और इन्होंने राज स्थापित कर लिया है। जैसे इस देश, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था, इस देश में दो तरह की विचारधारा है, एक अम्बेडकर विचारधारा है, एक मनुवादी विचारधारा है। इस देश में एक मनु नाम का पैदा हुआ था। अगर मैं लंबा जाऊंगा तो आपको पूरा दिन मुझे बताने में लग जाएगा, समझाने में लग जाएगा कि शॉर्टकट में बता रहा हूं। जैसे राजा हमारा वेदरथ था, वेदरथ का कत्ल करके 10वां राजा था हमारा, जैसे पहला राजा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य बना, जिस तरह से हम लोग आज समाज को जगा रहे हैं, तथागत बुद्ध भी जगा रहे थे और उसका बुद्ध ने जब समाज के लोगों को जगा तो हमारा पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना। लेकिन मौर्य के अंदर भी इन्होंने तरह तरह से वो चढ़ के घुसेड़ दिया। ये हमारी कथाओं में, हमारे राजाओं के इतिहास में अपने लोगों को घुसेड़ते हैं और उसको अपनी कहानी, अपनी स्टोरी बनाने का काम करते हैं। तो राजा वीरदत्त को मारने के बाद वाल्मीकि जो था, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आज वाल्मीकि बने फिरते हैं, वो कहते हैं हम वाल्मीकि हैं, जबकि वाल्मीकि कोई वाल्मीकि नहीं था। ये तो हमें वर्गलाने के लिए, हमारा भाईचारा खराब करने के लिए वाल्मीकि को वाल्मीकि बनाया गया, जबकि वाल्मीकि कोई ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण वाल्मीकि ने झूठ मूठ की रामायण लिखी थी घाघरा नदी के किनारे बैठ करके। और घाघरा नदी में हमारे जो बनते थे, बंतों के सिरों को काट करके, जैसे आज मंदिर के अंदर नारियल चढ़ाया जाता है, वो नारियल नहीं, हमारे बंतों के सिर है, वो सिरों को उस नदी में फेंका गया था। सरयू 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 करके उसका नाम सरयू नदी पड़ गया। और झूठ मूठ की फिर राजा दशरथ और ये क्या नाम, वो बहुत सारे भिन्न भिन्न कथाएं इन लोगों ने हम लोगों पे थोपने का काम किया। सर, आप मिशनरी कलाकार है, पाखंड के खिलाफ बोलते हैं। पूरे देश में आप जो यूपी की 4 बार जो मुख्यमंत्री रही है मायावती जी को भी आपने बड़े स्टेज साझा किए हैं। जी। और जो नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर जी, उनके लिए भी आपने बड़ा काम किया है। हाँ जी। तो अब क्या करोगे आप इस तरह की? भाई मैं तो सुनो मेरी बात, मैं तो बहन कुमारी मायावती, देखो ये श्योर, ये सच है कि इस देश के अंदर क्रांति का आगाज किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को लोग भूल गए थे, भूलना जब शुरू हुए थे तो मानव कांशीराम साहब का उदय हुआ और कांशीराम साहब ने हजारों किलोमीटर साइकिल चला करके हम लोगों को समझाने का काम किया। जैसे हम लोगों की समझ में आए, हमें राजसत्ता की भागीदारी का पता चला। 4 बार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय बहन कुमारी मायावती जी यूपी की मुख्यमंत्री बनी और हम तो भाई अब भी दुआ करते हैं और प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। मैं यूपी के गांव घर घर जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि माननीय बहन कुमारी मायावती 5वीं बार भी यूपी की मुख्यमंत्री बने और आने वाले समय में प्रधानमंत्री बने। मैं तो वो एक मेरा सॉन्ग भी आएगा, नया सॉन्ग करूंगा, वो सॉन्ग मैं बता रहा हूँ, सॉन्ग की लाइन कुछ बोल रहा है। हाँ, दिल्ली की कुर्सी ऊपर हुक्म चलावेगी, लाल किले पे बहन जी झंडा फहरावेगी, मानो हमारी यारो बात, तुम करो भरोसा, मानो हमारी यारो बात रे, तुम करो भरोसा, मानो हमारी यारो बात। और बहुत सारे गीत मैंने माननीय बहन जी के लिए भी गाए हैं। भाई कोई भारत का ऐसा कोना मैंने छोटा नहीं, हिंदी भाषी प्रदेश हो चाहे दूसरी भाषा के प्रदेश हो, पूरे देश में माननीय बहन जी मंच मैंने साझा किया। उनका भी एक सॉन्ग बड़ा मशहूर सॉन्ग है मेरा, भाइयों रे मेरी जान बीएसपी, तेरे पे कुर्बान बीएसपी, तू तो गरीबों की पालनहार है, सोच लिया तेरे बिना ना अब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी करे किनारा है, एक मायावती बहन है जिसने उभारा है। और भाई चंद्रशेखर का भी पहला गाना मेरा ही था भाई, वो मैं लिख रहा था, कभी मूर्तियों को तोड़ो, कभी दलितों के घर फोड़ो, आतंक मचाया है अब जुल्म न सह गया रो भीम आर्मी। और ये 4 लड़के जेल में गए थे, उस समय मेरी कलम से निकल गया क्या कि रोहित बेमुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था और चंद्रशेखर किया जेल में छोरा चमार का, वो गाना हिट हो गया। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ इस देश के अंदर घर घर चंद्रशेखर पैदा हो और बेटियों के रूप में इस देश के अंदर घर घर मायावती पैदा हो। इस देश में जब तक हमारे हर घर में नेता पैदा नहीं होंगे, चलो कोई बात नहीं, हमारे नेता अलग अलग फाइट कर रहे हैं, लेकिन आएंगे एक मंच पे, एक दिन उनको आना पड़ेगा। क्योंकि एक सॉन्ग भी मैं कर रहा हूँ क्या कि रे भाई का भाई दुश्मन हो गया कैसे राज बनाओगे, भाई का भाई दुश्मन हो गया कैसे राज बनाओगे, अरे इकट्ठे हो जाओ सारे नहीं तो अलग अलग मर जाओगे, भाई इकट्ठे हो जाओ सारे नहीं तो रे अलग अलग मर जाओगे। मेरा तो कहने का तात्पर्य है कि मुझे ये ना समझे मैं चंद्रशेखर का आदमी हूँ, ये ना समझे मैं बहन जी का आदमी हूँ, मैं तो भाई सबके लिए हूँ।
जो बाबा साहब की बात करता है मैं उसके लिए उसका काम करता हूं, क्योंकि हमने कहते हैं कि हर नेता को चढ़ाने के लिए एक अभिनेता का रोल होता है, तो हम तो अभिनेता का रोल करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी समाज के नेताओं से, सभी समाज के वोटरों से कि भाई आज जो स्थिति है, आज परिस्थिति जो चल रही है यूपी के अंदर, तो माननीय बहन कुमारी मायावती का हम लोगों को साथ दे, क्योंकि उससे बड़ा हम दलितों का कोई नेता नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे अपने भी नेता तैयार करो। जैसे भाई अनिल रंगा जी ने बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है कि हरियाणा की राजनीति में हरियाणा का आदमी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रदेश को संभालने के लिए नेता तैयार हो गए, लेकिन हरियाणा के अंदर चौधरी चांदराम जी, कृपाराम पुनिया जी, चौधरी जगन्नाथ जी, जो उनका इतिहास था भूल चुके हैं लोग। जब तक हम अपना नेता पैदा नहीं करेंगे, जब तक दबंग हमारी आवाज उठाने वाला अपने इलाके में अपना बच्चा नहीं होगा, तो तब तक हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये थे हमारे करोड़ों करोड़ों लोगों को जानवर से इंसान बनाया, मुख्य धारा में शामिल किया और इस देश के अंदर दबे कुचले समाज को आवाज दी और एक ऐसा संविधान दिया, जो लोग तख्तों पे बैठे थे वो लोग पैदल हुए और जो लोग पैदल थे वो तख्तों पे बैठे। ऐसी शख्सियत को बार बार नमन करता हूं। और उन्हीं की कड़ी में घर घर में नेता पैदा करने वाले और इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति के पुरोधा जिन्होंने राजा के बेटे को चैलेंज करके और एक रंग के बेटे को, रंग की बेटी को, गरीब के बच्चों को लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम किया और एक दलित समाज की बेटी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, सर छोटू राम जी और तमाम वो महापुरुष जिन्होंने सामाजिक न्याय आंदोलन को आगे बढ़ाया और बाबा साहब के सामाजिक न्याय आंदोलन को हरियाणा में किसी ने जमीन पे उतारा। हरियाणा की राजनीति के सर्वप्रथम दलित समाज के योद्धा व सर्व समाज के नेता चौधरी चांदराम जी को नमन करते हुए, जिन्होंने हजारों लोगों को भूमिहीन से जमींदार बनाया, उनको बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं। 1960 के अंदर इस समाज को चौधरी कहने का हक दिया उन्होंने। यह केवल एक शब्द नहीं था, ये आजादी के बाद की एक आजादी का शब्द था और ये महसूस कराया कि हम हरियाणा के शासक बन सकते हैं। और उन्हीं की इस कड़ी में डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी, जिनकी कल पुण्यतिथि है, उन्होंने भी अपने सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में हरियाणा में दबंग लीडरशिप देने का काम किया और कहीं भी जुल्म ज्यादती हुई गांव के गांव बसाने का काम किया। ऐसी शख्सियत को भी मैं बार बार नमन करता हूं। और तो शाम की धरती पे पैदा हुए चौधरी जगन्नाथ, जो हरियाणा की राजनीति के दबंग नेता थे, 3 लाल हुए, तीनों की सरकार गिराई, ऐसे नेता को भी मैं बार बार नमन करता हूं। और जनरल सीट से चुनाव जीते बंसीलाल को हराया। आज हम सोच भी नहीं सकते ऐसे नेताओं को बुला दिया गया। संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन ऐसे नेताओं की विचारधारा को लेकर चल रहा है। इस देश के सभी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, सभी शहीदों को नमन करता हूं। मंच पर बैठे हरियाणा की भविष्य की तस्वीर
एक से एक हीरे मोती, और मेरे सामने बैठे मुझे आशीर्वाद देने आए मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सर्व समाज के लोग। एक एक व्यक्ति को डायरेक्ट जानता हूं, नाम से जानता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन में आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। और आज हरियाणा में यह 7वां अधिवेशन है और विशेष तौर पर डॉक्टर अंबेडकर भवन व छात्रावास, इसकी मौजूदा मैनेजमेंट, उसको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मेजर चांद सिंह जी, वजीर सिंह मुआड़ जी, अनिल कलसन जी, रंगा साहब, और मंच पर बैठे सामाजिक नेता विद्वान साथी श्री राजेंद्र सोरखी जी। मैंने इनके साथ 3 साल काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। इनकी विचारधारा, इनकी भाषा शैली, काम करने का तरीका, गरीब व्यक्ति के लिए चिंतन, ऐसे ऐसे लोग, बहुत लोग हैं सर्व समाज के अंदर, बशर्ते हमारी सोच, हमारा दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हम उनको ढूंढ पाएं। धन्यवाद करता हूं, इन्होंने समय निकाला। मैंने हमारे साथियों से कहा कि हांसी जिले के अंदर नया जिला बना है, जितने भी पदाधिकारी चाहे किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी समाज के हैं, सबको इनविटेशन देना है। और इसी कड़ी में श्री राजेंद्र सोरखी जी, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, भाई कृष्ण सैनीपुरा जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, राजकुमार भोला जी, और हमारे तमाम साथी इस प्रोग्राम में पहुंचे, हमारे वकील साहब इस कार्यक्रम में पहुंचे। तमाम साथियों को मैं नाम लूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। जितने भी लोग अपने पांव से चल के आए, गाड़ी से चल के आए, आपके कदमों में मेरा सर झुका करके कोटि कोटि नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हम लोगों ने यह आंदोलन पानीपत में शुरू किया था और पानीपत की धरती से यह आंदोलन चल के करनाल, करनाल से कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से सोनीपत और सोनीपत से जज्जर, जो चौधरी चांदराम जी की धरती है, कृपाराम पुनिया जी की धरती है। इससे पहला प्रोग्राम जज्जर में था, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। और उसके बाद नया जिला हांसी आज आपके बीच में आए हैं। मेरे साथ हर वो साथी है टीम में। हम विश्वास दिलाते हैं लोगों को, हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को, गरीब व्यक्ति को, गरीब समाज के व्यक्ति को, किसान को, कि संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन, अगर आपको किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार की समस्या है, अगर आपका कोई डिपार्टमेंट में शोषण कर रहा है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे किसी भी व्यवसाय में है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास वकील हैं। अगर आपको हाई कोर्ट की दिक्कत है तो हाई कोर्ट में हमारे पास वकील हैं। अगर फिर भी दिक्कत आई, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे पास वकील है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सुसाइड करने की जरूरत नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार बताने की जरूरत है कि मुझे इस प्रकार की समस्या है। तो संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन आपके बीच में एक ऐसी छांव लेके आया है, एक ऐसा प्रकाश लेके आया है जिससे आपको लाभ मिलेगा। हम कोई राजा के लड़के नहीं, विधायक के लड़के नहीं। जितने लोग मंच पे बैठे हैं सारे स्ट्रगल करने वाले लोग, सारे आम घरों के बच्चे। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का पिताजी सेठ है, किसी का पिताजी विधायक है। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, फला व्यक्ति को ले लो, फला मंत्री को ले लो, फला आदमी को ले लो। मैंने कहा ये लेने की जरूरत नहीं, इसमें तो साथ चलने की जरूरत है। ये कोई दुकान नहीं है, हमने कोई संगठन नहीं बनाया, हम तो एक नारा बनाया और नारे के नीचे लोगों को इकट्ठा करते हैं। संविधान बचाओ समाज बचाओ, ये एक नारा है और इस नारे से सरकार भी डरती है। और ये नारा ऐसे नहीं बना। बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान को क्या खतरा है। कांग्रेस के नेता भी लाल सी किताब लेके घूमते हैं। अरे 70 साल तक तुमने संविधान को नोचा, जो जितना बैकलॉग हरियाणा में खाली पड़ा वो सारा कांग्रेस के समय का खाली पड़ा। मैं तो कहता हूं हमारे साथियों को, युवाओं को, प्रबुद्ध लोगों को, जो कांग्रेस में काम करते हैं, बीजेपी में काम करते हैं, जेजेपी नेलो में काम करते हैं,
मैंने कहा जब तुम स्वतंत्र विचारधारा से बात नहीं कर सकते तो क्या फायदा तुम्हारा। समाज में काम करो, समाज की दुख तकलीफ में काम करो, समाज के काम आओ, गांव की समस्याओं को हैंडल करो। समाज वैसे आपको विधायक बना देगा। बहुत लोग निर्दलीय भी जीत जाते हैं। बहुत से लोगों को ये चीजें समझ में भी आती हैं। हमारा भी बहुत मजाक हुआ। कोई भी चीज है 3 फेज से गुजरती है। जब हमने इस विचार को समाज में दिया तो बहुत से लोगों ने कहा 1 मीटिंग कर लेंगे, 2 मीटिंग कर लेंगे, कुछ नहीं होना। कुछ लोगों ने कहा कि एजेंडा क्या है, प्रोजेक्ट क्या है आपका, करना क्या चाहते हो। हमने कहा जी 23 जिले हैं, 23 अधिवेशन करेंगे, लोगों को जगाएंगे, संविधान के बारे में बताएंगे कि संविधान को किस प्रकार नोच लिया, यह सरकार कैसे संविधान को खत्म करना चाहती है और कैसे कांग्रेस के समय में 70 साल तक संविधान को नोचा गया या संविधान में जितनी शक्तियां हमें मिली थी वो कितनी हमें मिली है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस संविधान को बचा रही थी, नहीं बचा रही थी। बहुत से साथियों ने SC/DSC की बात करी, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। पूरे भारत में 20% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को दिया गया। हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, शेड्यूल कास्ट है। अगर अच्छे से कानून लागू करती सरकार, 20% रिजर्वेशन नौकरियों में मात्र 8% रिजर्वेशन दी गई। सरकारी नौकरियों में 12% आज भी खाली पड़ा जो कांग्रेस के समय में था। अगर 12% भर देती, टोटल 20% भर देते, SC/DSC की जरूरत नहीं पड़ती। 8वीं पास, 5वीं पास ही बच्चा, चाहे वाल्मीकि का था, धानक का था, चमार का था, किसी भी जाति गरीब आदमी कोई भी था, वो नौकरी पे लग जाता, सरकारी नौकरी पे लग जाता। ये पॉलिटिकल समस्या है। मेरे से पूछते हैं आप इसका क्या इलाज करोगे। मैंने कहा हम इसका इलाज ये करेंगे, जब सरकार में आएंगे, सरकार में हिस्सेदारी करेंगे, 12% रिजर्वेशन दे देंगे। जो हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है आपका भरने का काम करेंगे कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीति एक ऐसी ताकत है। बहुत से लोग कह देते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, मैं नफरत करता हूं राजनीति से। राजनीति सबके बस की बात थोड़ी है। आज अनिल रंगा का ये कारवां जो बना है, हमारी टीम का जो कारवां बना है, ऐसे नहीं बनता। 28 साल से सतत संघर्ष है, तब जाकर के ये आज दिन देखने को मिला। मुझे 28 साल लगे मुझे इसके लिए। बहुत से लोग मुझे 2 साल से जानते हैं, 5 साल से जानते हैं, सोचते होंगे ये तो 5 साल से ही तो काम कर रहा है। दुलिन्ना कांड 2002 में हुआ था। दुलिन्ना कांड में मेरी 100 से ज्यादा अखबारों में कटिंग छपी, 100 से ज्यादा। कॉलेज का प्रेसिडेंट था मैं। शायद बहुत से लोग तो पैदा हुएंगे 2002 में, जो आज सोशल मीडिया से नेता बने। सोशल मीडिया आपको नेता नहीं बनाती, आपको चमका सकती है। नेता तो आपको समाज बनाएगा, आपके जमीनी मुद्दे बनाएंगे, आप जमीन में कितना लड़े। सोशल मीडिया तो 2011 के बाद आया है, 12 के बाद आया, 13 के बाद, 16, 17 के बाद ज्यादा आया। 2014 में तो 9 मुकदमे दर्ज थे मेरे ऊपर। सारे वही थे, रोड जाम करने के, एसपी को धमकाने के, डीसी से टकराने के। आज लगभग वो सारे खत्म भी हो गए। तो ये 2-4 साल का मसला नहीं है। कोई साथी इस चक्कर में बैठा कि 2-4 साल में मैं नेता बन जाऊंगा। 2-4 साल में नहीं बनता, 20 साल देनी पड़ती है। कांग्रेस बीजेपी को नेताओं को देखो, वो जवानी में लगे थे, पीवीपी में लगे थे, NSUI में लगे थे, तब जाकर के वो प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने हैं। 40-40 साल तक राजनीति करते हैं, तब जाके नेता बनता है। हमारे समाज ने क्या आदत पकड़ ली, प्रोग्राम करते हैं, चीफ गेस्ट किसको बनाते हैं, जो अच्छी सैलरी लेता है, तभी तो आपकी लीडरशिप खत्म होगी। आप लीडरशिप ऐसे लोगों को बनाइए जो आपको दुख तकलीफ में काम आए, आपके लिए रोड बंद कर दे, आपके लिए शहर बंद कर दे, उस आदमी को चीफ गेस्ट बनाओ। पैसे की क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे के चक्कर में IAS को बनाते हो, IPS को बनाते हो, कुछ नहीं दे पाते आपको। वो तो सरकार के नौकर हैं। हमने अपनी लीडरशिप खत्म कर ली। जाट समाज हरियाणा में 26% है, 4% सिख, 30%। 4 पार्टियों में CM के उम्मीदवार। कांग्रेस में सरकार बने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो की बने तो अभय सिंह कैंडिडेट, दुष्यंत चौटाला JJP में, और मौका लग जाए तो BJP में भी जाटों की कतार है। 4-4
6.5-7% पे एक सीएम का उम्मीदवार है। और हरियाणा में अनुसूचित जाति 23% और 23 में केला चमार 14%। और आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर ढंग का नहीं है, शर्म आनी चाहिए हमें। नेता तो हमारे वो थे, गुना में कांड हुआ, पलायन कराया दलित समाज के लोगों ने। डॉक्टर कृपाराम पुनिया कैबिनेट मिनिस्टर थे देवीलाल जी की सरकार में। और जुगलबंदी देखिए, प्यार देखिए। देवीलाल जी ने कहा बताओ क्या करना है, तो देवीलाल ने जब उसको कहा कि बताओ क्या करना, तो डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने कहा कि इनकी इज्जत बहाल करवानी है, मान सम्मान बहाल कराना है, समझौता नहीं कराना। आज के मंत्री समझौता कराते हैं, चाहे कृष्ण बेदी है चाहे कृष्ण पवार है, वो समझौता मंत्री हैं, वो न्याय नहीं दिलाते। तो डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने कहा कि एक प्रोजेक्ट बनाया है, वहां कम से कम 250 परिवार हैं, उनके लिए खेती की जमीन चाहिए, उस गांव में स्कूल चाहिए, उस गांव में हॉस्पिटल चाहिए। और देवीगढ़ पुनिया एक उन्होंने गांव बसाया। ऐसे ऐसे लीडर रहे हैं। चौधरी चांदराम जी ने 60,000 एकड़, जिस भी दलित का जमीन है वो चांदराम जी की देन है। ऐसे ऐसे लोग हमने बुला दिया, पता नहीं कहां से सिलेबस उठा लाए। जिसने अपने पूर्वजों को बुलाया, अपने समाज के दबंग नेताओं को बुलाया, उनकी राजनीति मिट्टी में मिल गई और आने वाले 20 साल तक और मिट्टी में मिले रहेगी अगर नहीं जागे तो। मैं आज आपके बीच में यह नई विचारधारा लेके आया हूं। हमारे दादाओं ने हमारे लिए काम किया, हमारे नेताओं ने हमारे लिए काम किया। अगर हम उनको भूलेंगे तो आप विधानसभा की शक्ल नहीं देख पाओगे। हमारी जमीन हम बोएंगे, हरियाणा की प्रतिभा हरियाणा की मालिक होगी। हरियाणा की मातृ शक्ति भी लीडर पैदा करती है। हमें जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश के प्रभारी आकर के हमें बताएंगे कि ये नालायक लोग हैं, हम इनको लायक बनाने आए हैं। ये नारा देते हैं, वो डायलॉग बोलते हैं, हमारे समाज के लोगों को 40 साल से सुन लिया हमने। मैं कहता हूं भाई हमें 40 साल एक व्यवस्था को दिए, 4 साल आपके बच्चों को दे दो, आपके खून को दे दो, आपके परिवार में पैदा होने वाले बच्चों को दे दो। हरियाणा में सरकार बना के दिखाएंगे हम लोग। क्यों नहीं करते आप अपने बच्चों पे